नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में लगभग 57.38% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां लगभग 73% मतदान दर्ज किया गया, और सबसे कम महाराष्ट्र में, जहां 48.88% मतदान दर्ज किया गया। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि अब मैच लास्ट ओवर तक जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। जनता तय कर रही है कि विपक्ष के वादों में दम है या सरकार के दावों में। जनता प्रकट कर रही है चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। इस वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस नेता श्रीनिवास वेवी ने कहा कि फेज 1 में मोदी मीडिया ने टॉस के पहले ही मोदी जी को 400 पार करा दिया था। फेज 5 में अब मैच लास्ट ओवर तक जा रहा है, कहने के लिए मजबूर हैं। 1 जून को आखिरी वोट पड़ते ही नोएडा के स्टूडियोज में चीख पुकार मचना तय है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बीएसपी का कार्यकर्ता कहता है कि बीएसपी की हालत बहुत खराब है, हमको तो लगता है कि जमानत ही जब्त हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब से मायावती ने भाजपा का समर्थन कर दिया है उससे दिक्कत हो गई है। बसपा वाले सब इकट्ठा होकर के कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, बहुत हालत नाजुक है। कांग्रेस ने संबित पात्रा का एक वीडियो ट्वीट किया है। इसको लेकर कहा है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये महाप्रभु का घोर अपमान है। इस बयान से करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। मोदी भक्ति में लीन संबित पात्रा को ये पाप नहीं करना चाहिए था। इस घृणित बयान के लिए खुद नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। इस वीडियो को सारे कांग्रेस नेता ट्वीट कर रहे हैं और मोदी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जरूरत होती थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने यह भी साफ किया कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। इसके बाद लोगों का कहना है कि मोहन भागवत को भी अब मार्गदर्शक मंडल में शोभित समझें। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मजबूत गढ़ों में मतदान की रफ्तार जानबूझकर धीमी करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मतदाताओं से ये अपील भी की थी कि वो शाम 6 बजे से पहले मतदान में लाइन में लग जाएं, फिर चाहे कितनी भी देर हो उनका नंबर आए, लेकिन मतदान देकर ही हटें। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रशासन के कारण वोटिंग कम हुई है। जहां भी हमें बढ़त मिल रही वहां मशीनें ठीक से व्यवस्थित नहीं है, मशीनें बंद कर दी गई। ये मोदी सरकार का नाटक है, हार का डर है, लोग उत्साहित हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया। ये चुनाव आयोग का खेल है, जहां हमारा प्रतिशत ज्यादा जा रहा वहीं मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 5वें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की विदाई के अब सिर्फ 15 दिन शेष रह गए हैं। ये है 2024 के अब तक लोकसभा चुनाव अभियान का सारांश। पहले चरण से जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। ये स्पष्ट है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर पश्चिम एवं पूर्व में हाफ होने जा रही है। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों के आंकड़े को पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। मोदी जी का जाना अब लगभग तय हो गया है। कमर तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और संविधान को बदले एवं आरक्षण को खत्म करने की भाजपा की धमकियां मुख्य रूप से वो कारण हैं जिनकी वजह से लोग इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के सकारात्मक अभियान के आसपास केंद्रित रहा है। हमारा न्याय पत्र और हमारी गारंटियां सभी दलों के प्रचार अभियान के केंद्र में रहीं। खटाखट के नारे ने लोगों का ध्यान इस हद तक खींच लिया है कि निवर्तमान पीएम भी इस पर प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुफ्त अनाज की मात्रा को दोगुना करने की हमारी अंतिम गारंटी की घोषणा उत्तर और पूर्व भारत में जोरदार प्रभाव डाला है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के सत्ता के आखिरी दिन करीब आ रहे हैं, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, ध्यान भटकाने और बदनाम करने की अपनी ओछी राजनीति के और निचले स्तर तक उतरते जा रहे हैं। एक भी सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में न उतरने और 400 पार एवं मोदी की गारंटी जैसे नारों को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री ने उग्र सांप्रदायिक रुख अख्तियार कर लिया है। सांप्रदायिक ढंग से उनके नफरत भड़काने वाले बयानों और 10 साल के कार्यकाल के बाद भी सकारात्मक एजेंडे पर चुनाव न लड़ने की उनकी विफलता के कारण जनता उनसे दूर होती जा रही है। लोगों के रिस्पॉन्स से घबराकर प्रधानमंत्री ने अब बेशर्मी से कहा है कि अगर उन्हें कभी हिंदू मुस्लिम राजनीति का सहारा लेना पड़ा तो वो सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग की गहरी नींद दुर्भाग्यपूर्ण रही है।
निवर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा हर दिन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है। मतदान में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, मतदान के दिन विज्ञापन, सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार मतदान करते हुए वीडियो जारी करना, इन सभी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराने की चुनाव आयोग की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। हम मतदान के समापन के बाद जितना जल्दी संभव हो सके वोटिंग के अंतिम आंकड़ों के प्रकाशन की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि हवा बदल चुकी है, अब आंधी का रूप धारण कर रही है। इंडिया गठबंधन एनडीए को परास्त करने के लिए तैयार है। 4 जून आ रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जिनको अमित शाह घुसपैठिया कहते हैं वो देश के नागरिक हैं। बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि विपक्ष के नेता घुसपैठिए वोट बैंक के डर की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। इसी बात का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, गृहमंत्री का मतलब क्या है ये कहने का? ये सांप्रदायिक बयान है। इनको मालूम होना चाहिए कि जिनको ये घुसपैठिया कहते हैं वो देश के नागरिक हैं, उन्हें वोट का अधिकार मिला है। आपके बयान का मतलब ये है कि देश के नागरिक घुसपैठिया हैं। आप गृहमंत्री हो, देश के अपने संविधान की शपथ ले रखी है कि आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आप अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का गृहमंत्री ये बात करे तो 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि 4 जून को नतीजे आए तो आप हार रहे हैं इसीलिए सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, या फिर मन में अपने ही नागरिकों के लिए जहर है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में घोर विफल होने के लिए भारत के चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह विफल रहा। यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान तय समय में करने में भारत का चुनाव आयोग विफल हुआ है। यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जुर्माना लगाने की चेतावनी देते हुए याचिका को वापस लेने का विकल्प दिया तो याचिकाकर्ता ने उसे वापस ले लिया और इसके साथ ही अदालत ने केस को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ कर रही थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका लगाई थी। याचिका ने दावा किया था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए बनाए गए नए कानूनों में कई विसंगतियां हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और साथ ही साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए हैं। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले ही आज ईडी ने दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें ईडी ने कहा कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी जाए। कर्नाटक के बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को एक स्पेशल कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को जमानत दे दी। एचडी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर हैं और नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं लौटे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की पॉक्सो अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार करने और उसे कोयला भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में सोमवार को 2 भाइयों को मौत की सजा सुनाई। जज अनिल गुप्ता ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बताया। पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि इस अपराध में 6 पुरुष और 4 महिलाओं सहित 10 आरोपी शामिल थे। शनिवार को अदालत ने कालू और कान्हा को पिछले साल अगस्त में हुए अपराध के लिए दोषी ठहराया। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों को एयरपोर्ट से पकड़ा किया। पुलिस का दावा है कि चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। एबीपी अस्मिता के मुताबिक सभी आतंकी श्रीलंका से चेन्नई होते हुए अहमदाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी हैंडलर के आदेश के बाद वो कोई काम करने की फिराक में थे। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये आतंकी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस मकसद से पहुंचे थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर ने पहली कैबिनेट बैठक की है। कैबिनेट बैठक के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोखबर ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना को गंभीर घटना बताते हुए कहा कि इससे सरकार का काम प्रभावित नहीं होगा।
उन्होंने कहा, इस घटना के बावजूद सभी को अपना काम करते रहना चाहिए। ये दुखद घटना किसी भी तरह से सरकार और हमारे देश के कामकाज को प्रभावित नहीं करेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।